नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम एनसीईआरटी के क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। 2 क्लास हम लास्ट में ले चुके थे, ठीक है। तो अगली क्लासों पर हम चलते हैं। तो देखिए, हम आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 चर वाले यानी चर कितने हैं, उसमें 2 है। 2 का मतलब ध्यान से समझना कि x और y, ठीक है ना। और भी कुछ आ सकता है, ठीक है ना। u v भी ले सकते हैं, st भी ले सकते हैं। तो ठीक है, जनरल फॉर्म व्यापक रूप सबसे पहले पूछा जाता है। इसका व्यापक रूप क्या पूछा जाता है? व्यापक रूप। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ध्यान से सुनना क्या होता है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यानी व्यापक मान क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, ठीक है। यहाँ 2 चर हैं, एक x है और एक y है। जैसे कि हम देखते थे, कौन से वाला देखते थे कि उसके अंदर हमारे पास में एक ही होता था। द्विघात समीकरण में कौन सा होता था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस में c बराबर 0 होता था, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं तो इसको हल करने की विधि के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? पहली विधि आती है प्रतिस्थापन। कौन सी आती है? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी आती है? प्रतिस्थापन विधि। दूसरी आती है विलोपन विधि। कौन सी आती है? विलोपन विधि। और तीसरी आती है वज्रगुणा विधि। वज्रगुणा विधि, ठीक है। और चौथी की बात करें आलेखीय विधि। आलेखीय विधि। आलेखीय विधि की अगर हम कहें तो इसे ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफ। तो देखिए, व्यापक पहली विधि प्रतिस्थापन, जिसमें एक स्थान बदलते हैं उधर भेजते हैं, जो हम आलेख के अंदर ग्राफ बनाते समय भी यूज करते हैं। दूसरी विधि होती है विलोपन विधि, जहां पर हम क्या करते हैं? गायब करते हैं एक अक्षर को दूसरे अक्षर से, ठीक है। और तीसरे नंबर पर होती है वज्रगुणा विधि। कौन सी होती है? वज्रगुणा। वज्रगुणा की अगर हम बात करते हैं तो वज्रगुणा में क्या होता है कि एक दूसरे के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड होता है, ठीक है ना। विलोपन अलग। और चौथे नंबर की होती है आलेखीय, जिसके अंदर हम ग्राफ बनाते हैं। तो पहले तो हम प्रतिस्थापन का यूज करते हैं इसके अंदर, फिर उसके बाद में हम ग्राफ बनाते हैं पॉइंट निकाल के, ठीक है। तो ये हमारी 4 विधि थी, ध्यान रखना। चारों के बारे में पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि कौन सी विधि नहीं है और कौन सी विधि है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ध्यान से सुनो। अब देखो, समीकरण हमारे पास में 2 आते हैं हमेशा। कितने आते हैं? 2। जब भी हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात करेंगे तो क्वेश्चन में हमेशा 2 समीकरण आएंगे। कितने आएंगे? 2। पहले बात सुनिए कि हमारे पास में क्वेश्चन आएगा तो देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और एक आता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण 2 रहेंगे। कितने रहेंगे? 2। अब इसके अंदर हमसे क्या पूछता है, ध्यान से सुनो। एक तो आता है कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन देखना, a1 अपॉन में a2 और नॉट इक्वल b1 अपॉन में b2। एक आती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, और एक आती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, ठीक है। ये हमारी कंडीशन से होती है। अब देखो, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो एक रेखा पूछता है। क्या पूछता है? रेखा। फिर क्या पूछता है? हल। फिर क्या पूछता है? युग्म। क्या पूछता है? युग्म, ठीक है। अब देखो, कंडीशनों पर चलते हैं, क्वेश्चन पर, कि यहाँ पर हमारे पास कौन सी कंडीशन का काम लेनी है। देखो, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अगर b2 आ जाता है तो ये रेखा कैसी कहलाएगी? प्रतिच्छेदी। कौन सी कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कौन सी होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। प्रतिच्छेद का मतलब एक रेखा इधर से एक दूसरी क्रॉस करके जा रही है, एक बिंदु पर क्रॉस करेगी। हल कितना होगा? एक हल। क्या कहेंगे? एक हल कह दो या अद्वितीय हल कह दो। क्या कह दो? अद्वितीय हल, ठीक है। और युग्म की बात करें तो युग्म कैसा होगा? संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ कैसा होगा? ये समांतर होगा। कैसा होगा? समांतर। समांतर में समझिए, एक रेखा और दूसरी रेखा उसके बिल्कुल पास है।
यानी बिल्कुल समानांतर के साथ चल रही है, वो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेगी, तो हल हो सकता है क्या? नहीं। तो लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं है तो युग्म कैसा होगा? असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा। और तीसरी कंडीशन की बात करें तो ये रेखा कैसी होती है? संपाती। जब सब कुछ सही आता है, बराबर आ रहा है, तीनों इक्वल आ रहे हैं, संपाती मतलब एक रेखा एक के ऊपर से एक गुजर के जा रही है, तो उसके बिंदु कहीं पर भी हम हल मान सकते हैं, कहीं जहाँ इच्छा होगी वहाँ पॉइंट के हल मान सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। तब देखिए आप, अपरिमित रूप से अनेक हल की बार बार, जब अपरिमित अनेक हल हो रहे हैं तो युग्म कैसे आएंगे? संगत। कैसे आएंगे? संगत। इतना ध्यान से सुनो, जिसके भी हल होंगे वो संगत होगा। पहले कंडीशन, अगर दोनों नॉट इक्वल आते हैं तो प्रतिच्छेदी होगा, हल एक ही होगा, युग्म संगत होंगे, ठीक है ना। युग्म तो वो मानना, संगत का तो मतलब जिसके भी हल हो रहे हैं वो संगत होगा, नहीं हो रहे हैं वो असंगत होगा। दो इक्वल आ रहे हैं, तीसरा नहीं आ रहा तो समांतर होगा, कोई भी हल नहीं होगा और असंगत ही होगा। तीनों ही अगर इक्वल आ रहे हैं तो संपाती कंडीशन होगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे, ठीक है। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और 4 नंबर की ग्राफ आती है। अब बचा 1 नंबर का, और तो जनरली क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि लास्ट ईयर तो ऐसा आया था कि ax, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया 2x + 3y = 10, xy की वैल्यू पूछी थी, ऑब्जेक्टिव था, 4 ऑप्शन थे, उसमें से वैल्यू पुटअप करनी है। जैसे कि पहला ऑप्शन सपोज दैट 2 3 और 2 2, 2 ऑप्शन से हम करते हैं। 2 दूनी 4 तो हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 4 3 13 हो रहे हैं, यहाँ 10 चाहिए था तो कैंसिल। फिर 2 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 6 + 4 कितने आ रहे हैं? 10। तो आंसर क्या था? ये एक ऐसा पूछा गया था। बाद बाकी चैप्टर के प्रश्नावली में क्वेश्चन नहीं आते, 4 नंबर की ग्राफ आती है, 1 नंबर का ये वाला मेथड आता है और 1 नंबर में क्या आती है वो, ठीक है। अब आप बने रहिए, नेक्स्ट हम 3.1 प्रश्नावली को लेकर आएंगे। ये आपका बेसिक था, इस चैप्टर में जो भी पढ़ने वाले हैं वो ये था, ठीक है। अगले में हम चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।